हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग सब। आई थिंक आप लोग सब, आई होप नॉट आई थिंक, आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होगे, फाइन होगे, सेफ होगे अपने घरों में। एंड आई होप कि आप लोग ये बात समझो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। अगर खेलने का मन भी कर रहा है तो प्लीज़ घर में रह के खेलो। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन आवर होम। ओके ना, वी बैक टू द पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर। हम अपने चैप्टर पे आते हैं जो हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ओके, दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हमने स्टार्टिंग का हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर क्या है, और उसमें हमने सोशल कॉजेस पढ़े थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। हम जो ये तीनों अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, सोशल कॉजेस, जो मैंने आपको बताया था 3 कॉजेस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कॉज। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दीज आर द रीजन्स, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने की वजह थी ये सारे। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स इन एन एग्जाम एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। सो बेटर लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। ओके ओके ना, कमिंग टू द पॉइंट। अभी हम लोग ने सोशल सारे कॉजेज डिस्कस कर लिए थे। सोशल कॉजेज में क्या था, द 3 डिविजन ऑफ द सोसाइटी, फर्स्ट ग्रुप, क्लर्गी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट। ओके, और इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है वो, और वहाँ के राजा ने क्या किया था वो। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इकोनॉमिकल कॉज। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल वाइज इस कंट्री का क्या क्या वजह था कि उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेड किया। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने में फ्रांस के इकोनॉमिक कॉज का कितना हाथ है। ठीक है, ओके। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम लोग एक और जो कहते हैं ना, द वेरी फर्स्ट रेवोल्यूशन, जिसने हमें बताया कि हमारा सिस्टम बिना मोनार्की के भी एक डिसिप्लिन वे में रन कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो इकोनॉमिक कॉज को हम लोग कह सकते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। यहाँ का जो इकोनॉमिक कॉज है वो क्या होता है कि हम कैसे जी रहे हैं, उसमें बहुत जद्दोजहद की है, यहाँ के लोग बहुत मेहनत की है, क्योंकि थर्ड स्टेट ग्रुप्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था यहाँ सर्वाइव करना। यहाँ पे प्रिविलेज नॉन प्रिविलेज डिवाइडेड थे, उसमें रहना खाना। एक टाइम था जब यहाँ पर स्कार्सिटी का माहौल था, स्कार्सिटी का पूरा सिचुएशन था। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, और वह होता है हमारा एक पॉइंट, द इकोनॉमिक कॉज ऑफ दिस कंट्री। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, जो पॉपुलेशन की फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही थी इस पीरियड ऑफ टाइम पे। 23 मिलियन से बच्चों अप्रॉक्स 28 मिलियंस चली गई थी। जो हमारा अभी का जो एरा चल रहा है, जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस एरा में जो वहाँ की पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो कंटिन्यू बढ़ते जा रही थी। उस मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एक डेटा लगाएं तो 23 मिलियन से वो 28 मिलियन तक बढ़ रही थी। ठीक है, और 1789 में एक इंक्रीमेंट हुआ इसकी वजह से, जिसने क्या किया, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ा दी। ऑब्वियसली बच्चों, अगर पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन रेज होता है, तो डिमांड्स ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रोडक्ट की जो डिमांड्स होती है वो भी बढ़ेगी ना, सप्लाई भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कम है और डिमांड ज़्यादा है तो क्या होता है, वहाँ पर भूखमरी, स्टोरेज कम हो जाती है, और लोग स्कार्सिटी के माहौल को, स्कार्सिटी की सिचुएशन को फेस करते हैं। तो यहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे थे तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ेंगी, लोगों की नीड्स भी बढ़ेंगी। तो वही सिचुएशन यहाँ आ रही थी। इस कंट्री में धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से एक इंक्रीमेंट, एक बढ़ोतरी हो रही थी किस चीज़ में, फूड ग्रेन्स के डिमांड में। ठीक है, फूड ग्रेन्स के डिमांड में बढ़ोतरी होते जा रही थी। अब ये ज़रूरी नहीं बच्चों कि हर बार अगर फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज़ कर रही है तो उस कंट्री में इतनी इस्टेब्लिशमेंट हो कि वो हर बार उस डिमांड को पूरा कर सके। कभी कभी क्या होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम होती है और वो डिमांड क्या हो जाता है, सरप्लस, उसकी सप्लाई ख़त्म हो जाती है, और फिर हमारे पास वो चीज़ नहीं मिलती है। बहुत सारे ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, पहला इकोनॉमिकल कॉज। नेक्स्ट हमारा सेकंड इकोनॉमिकल कॉज क्या था, बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स थे वहाँ पर, दे वेर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप विथ फिक्स्ड वेजेस। लेकिन वेजेस क्या था, वो वक्त के साथ फूड ग्रेन्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था प्राइस फूड ग्रेन्स का, क्योंकि बच्चों फूड ग्रेन्स पॉपुलेशन राइज होने की वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई। अब अगर कहीं पे भी किसी भी बाज़ार में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है ना, तो उसको मैन्युफैक्चर क्या करता है, उसकी रेट्स भी बढ़ा देता है, उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ कर देता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी हुई, हम इतिहास से ही सीखते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ हुई, जैसे जैसे फूड ग्रेन्स की सप्लाई बढ़ती गई, मैन्युफैक्चरर्स ने फूड ग्रेन्स के प्राइस ऊपर करते गए।
तो इससे हमारा सेकंड पॉइंट हमें मिलता है कि बहुत सारे वर्कर्स जो एम्प्लॉयड थे एज अ लेबरर्स वहाँ पर, जो कि छोटे से फिक्स वेजेस में, फ्रांस में फिक्स वेजेस में एम्प्लॉयड होते थे वर्कर्स, कि उनका एक उन्हें पता है कि 6 से 7 घंटे काम करने तो 20 रुपये ही मिलेंगे, तो उनका फिक्स वेजेस था। लेकिन उस 20 रुपये के हिसाब से अगर चावल 10 ही रुपये मिल रही है, तो उस 20 रुपये में क्या वो चावल खरीद के अपने घर वालों को खिला सकता है? इज़ इट पॉसिबल बच्चों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर चावल का भी प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, ताकि हम उस 20 रुपये के बजाय अगर हम 50 कमाते हैं तो ऑब्वियसली हम 10 रुपये का चावल को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। बट नहीं, वहाँ पर सैलरी उन लोगों की इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, लेकिन डे टू डे फूड ग्रेन्स के प्राइजेस, दाम बढ़ते जा रहे थे। इस वजह से वहाँ के जो जितने भी लेबरर्स थे उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही थी, हार्डशिप हो रही थी। ठीक है, दिस लेड टू द सब्सटेंस क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस क्या होता है पता है बच्चों? एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा तंगी, बहुत ज़्यादा कमी होना, बेसिक मीन्स ऑफ, मतलब हम लोग नॉर्मल आम जिंदगी जीने के लिए भी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है ना, अगर किसी इंसान के पास वो भी ना हो तो उसे हम कहते हैं सब्सटेंस क्राइसिस। ओके, SUBSISTENCE, सब्सटेंस क्राइसिस। ऐसा क्राइसिस, ऐसे भूखमरी का टाइम आना जहाँ पर हमें हमारे नॉर्मल रेगुलर ज़िंदगी जीने के लिए भी हमारे पास साधन ना हो। तो यहाँ पे लेबरर्स की लाइफ ऐसे ही हो गई थी। ठीक है, और ये क्यों हो रहा था? ड्यू टू द ओल्ड रिजीम, पुराने रिजीम की वजह से हो रहा था। यहाँ पे लेबरर्स की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी, उनके लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ये तो था हमारा इकोनॉमिकल कॉज। ठीक है, डे टू डे बढ़ते जाना, डिमांड बढ़ना, पहले तो पॉपुलेशन का बढ़ना जिसने फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ाई। फिर क्या था, वहाँ के लेबरर्स का वर्कशॉप में काम करना लेकिन फिक्स वेजेस पे। सबके फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ते जा रहे, बट उनकी क्या हो रही है, सैलरी कम होती जा रही। इसकी वजह से क्या हुआ, सब्सटेंस क्राइसिस आ गया। सब्सटेंस क्राइसिस मतलब बच्चों ऐसी क्राइसिस, ऐसी एक्सट्रीम क्राइसिस का सिचुएशन जहाँ पर हम अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। Now moving on to the next topic. Next topic हमारा थर्ड रीजन, द पॉलिटिकल कॉज। क्या था? इस शहर में फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने के लिए, इस देश में, इस कंट्री में। तो इन 1974 जब मैंने राजा के बारे में डिस्कस किया था, इन आप लोगों को बहुत सी चीज़ें उससे यहाँ पर पॉइंट मिलेगा जो मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो आपके पॉलिटिकल कॉज में वो बातें यहाँ पर मैं फिर से शेयर करूँगी। इन 1774 लुइस 16 जो था वो यहाँ का राजा बन गया। ठीक है, और उसने क्या किया, उसके सामने कौन सा सिचुएशन आया, जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था, रिमेंबर दैट पॉइंट वेरी वेल बच्चों, कि जब वो यहाँ पर राजा बना तो उसके पास एक सिचुएशन आई, उसका जो ट्रेजर था वो क्या था, एम्प्टी, खाली हो चुका था। क्यों खाली हो चुका था? क्योंकि वो लगातार वॉर पे था, लगातार होने वाली जंग और मेंटेनेंस की वजह से उसका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वो क्या हो चुका था, खाली हो चुका था। ठीक है, एंड डिसकंटेंट विद द सोसाइटी वाज इंक्रीजिंग, और जो सोसाइटी के साथ डिसकंटेंट, भेदभाव का जो था ज़्यादा कम, मतलब कि कह सकते हो कि जब हमारे पास पैसे कम होते तो क्या होता है, जब हम बहुत बुरे सिचुएशन में होते हैं ना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, तो हम अपने घर में भी देखते हैं कि लोग हमसे कटना शुरू कर देते हैं, कहीं वो मुझसे पैसा ना मांग ले। सेम सिचुएशन यहाँ राजा के साथ भी हो रही थी। जब वो स्कार्सिटी का माहौल उसके पास सिचुएशन आ रहा था तो सोसाइटी भी उसके साथ बुरी तरह बिहेव करना स्टार्ट, सोसाइटी में भी एक सिचुएशन आने लगी थी, डिसकंटेंट सिचुएशन आने लगी थी। ओके, उसने, लेकिन इस सिचुएशन में भी उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को गेन कर सके। कॉमन एनिमी क्या थे, कौन थे उस टाइम? ब्रिटिशर्स थे। ओके, ब्रिटिश थे वहाँ पर, तो उनके साथ जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उनसे क्या करे, खुद को आज़ाद कर पाते, क्योंकि उसने इन 13 लोगों की, इन 13 देशों अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद की थी। इस वजह से उस वॉर ने क्या किया, इसके पास 3 मिलियन से ज़्यादा लिवर्स को ऐड कर दिया, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज डेब्ट बढ़ते गया लुइस 16 के ऊपर। तो यहाँ का जो मनी लेंडर सब था, इसने क्या किया, मौके का फ़ायदा हर कोई उठाता है, तो इन लोगों ने भी, मनी लेंडर्स ने भी क्या किया, हर लोन पे लुइस 16 को 10% का इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया ऑन एवरी लोन। ठीक है, लेकिन इस रेगुलर एक्सपेंस को कैरी करने के लिए, मेंटेन करने के लिए
जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस उसकी जो आर्मी थी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो रन करता था अपने पैलेस में, जो स्टेट हो रहा, जो भी कुछ काम चल रहा था स्टेट में, इन सब नीड्स को पूरा करने के लिए राजा खुद मेहनत नहीं करने वाले थे। राजा ने क्या किया, स्टेट की जो इनकम टैक्स थी, इनके टैक्सेशन जो थी उसको बढ़ा दिया, स्टेट के टैक्स ग्रुप को इंक्रीज कर दिया। और हमारे स्टेट में टैक्स देने वाले इस स्टेट में सिर्फ एक ही ग्रुप है, जो मैंने आप लोगों को बताया पिछली वीडियो में भी, दैट ग्रुप इज थर्ड ई स्टेट। और सिर्फ एक ही स्टेट ग्रुप से बच्चों ये मुमकिन नहीं है कि पूरे देश की स्कैरसिटी को, पूरे देश के इकोनॉमिक सिचुएशन को डेवलप बदला जा सके। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थी हमारी पॉलिटिकल कॉजेज, यही थी ना, यही पॉलिटिकल कॉजेज की वजह से राजा ने ये सब किया और अपने ही देश को क्या किया, मुश्किल में डाल दिया। अब इस दौरान जो हमारा मिडिल क्लास था, द थर्ड ई स्टेट, उसने लेवल अप होना शुरू किया। उसका रोल क्या था इस पूरे दौरान, वो राइज हो रहा था। वो अब हम लोग इस टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक, द राइज ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, 18th सेंचुरी का जब टाइम था उसमें क्या हुआ था पता है, सोशल जो ग्रुप्स थे ना, जो टर्न हो चुके थे मिडिल क्लास ग्रुप में, उनमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट करना शुरू कर दिए, बहुत सारे ऐसे तरीके निकालना शुरू कर दिए जिससे कि वो अपने आप को फुल क्या कहते हैं, इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे चेंज कर सके। देखो फिर से समझाती हूँ। 18th सेंचुरी का जो वक्त था, जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था फ्रांस में, तब एक टाइम, इस टाइम पे, ये स्कार्सिटी का जो टाइम था, ये जब इकोनॉमिक वेल्थ चेंज हो रहा था, इस दौरान क्या हुआ, जो सोशल ग्रुप अलग अलग बटे हुए थे, तो इस ग्रुप में जो थर्ड ग्रुप था और बाकी जो अदर और छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे, वो सब कंबाइंड होने लगी और एक ग्रुप फॉर्म करने लगे, दैट इज द मिडिल क्लास ग्रुप। ठीक है, मध्य वर्ग के लोग, मिडिल क्लास ग्रुप। उसके बाद फॉर्म होने के बाद उन लोगों ने खुद को, वो लोग सब मिलके बहुत नया नया मीन्स, बहुत नया नया प्रोग्राम्स ईजाद करने लगे, जिससे कि वो अपने सारे मेजर्स को, सारे कामों को खुद चार्ज कर सके और सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर वहाँ पे चेंज कर सके। और एक इंसान बदलाव कब ला सकता है बच्चों, पता है? पहले तो जब उसके पास ताकत हो। ताकत कब आती है, जब उसके पास एजुकेशन हो। तो यहाँ पर वो लोग क्या करने लगे, खुद को एजुकेट करने लगे। ठीक है, एजुकेट करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए जो सिर्फ जन्म से प्रिविलेज्ड हो, अपने कामों से नहीं। थर्ड ग्रुप को यही लगता था कि लोगों को अपने कामों से फेमस होना चाहिए, कामों से उसका डेजिग्नेशन मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है। और इससे पहले जो नोबिलिटी और क्लर्गी ग्रुप थे वो तो ऐसे ही थे, उन्हें बाय बर्थ सारी प्रिविलेज मिली थी। वाई? क्योंकि या तो वो किसी बड़े घर में पैदा हुए थे, या तो वो किसी राजा महाराजा के बाल बच्चे थे। राइट, बस यही थी रीज़न ना। तो इस रीज़न को डिनाई करता था मिडिल क्लास, और इस बात को, इस चीज़ को, इस फैक्ट को चेंज करने के लिए उन लोगों ने नए नए प्रोग्राम्स, नए नए तरीके इन्हांस करने लगे, इन्वेंट करने लगे। और उस चीज़ को इन्वेंट करने के लिए सबसे पहले उन लोगों ने खुद को एजुकेट करना शुरू किया। ठीक है, टू स्पीक वी हैव टू बी पावरफुल, टू स्पीक वी हैव टू बी रीजनेबल। बोलने के लिए हमें वजह होना ज़रूरी है, और बोलने के लिए हमें स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और एजुकेशन हमें स्ट्रांग बनाती है, पावर देती है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि मतलब अच्छा ठीक है, आप लोग सोच रहे हो मैम तो बीच में पढ़ने के लिए बोल रही है। ऑब्वियसली बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है स्टडी करना, क्योंकि अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, हमें कोई नहीं सुनेगा, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। और अगर हम कुछ बदलाव भी करना चाहें, अरे वो तो खुद पढ़ा हुआ नहीं, उसे तो खुद नहीं पता, वो क्या करेगा। और ये फैक्ट मिडिल क्लास लोग बहुत अच्छे से जानते और समझते, इसीलिए सबसे पहले बदलाव उन्होंने किसमें, खुद में स्टार्ट किया। कैसे? एजुकेट करके। ठीक है, सेकेंड इसका एक पॉइंट मैं बताती हूँ। क्या ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये जो वेल्थ था ना, उन लोगों ने, भाई पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वी नीड एक्सपेंसेस। ओके, एंड टू अर्न वेल्थ, उन लोगों ने पैसे कमाने के लिए क्या स्टार्ट किया, ओवरसीज ट्रेड। ठीक है, बाहर से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। कोई ऐसा ट्रेड जो मतलब ओवरसीज हो, किसी और देश से हो, वैसे कामों को एनहांस करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या हो सकता है बाहर देश से, कोई चीज़ बनकर ही दूसरे देश से आती है ना। जैसे कि उन लोगों ने बाहर देश से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, चीज़ों की सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई एंड क्या करते हैं हम लोग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मैं आप लोगों को ये बोलूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गुड्स का। वो गुड्स कुछ भी हो सकता है बच्चों, वुलेंस था, तुम्हारा सिल्क टेक्सटाइल था, ये सारे चीज़ थे। ठीक है,
और ये सारी चीज़ उन लोगों ने खुद को सेटल डाउन करने के लिए स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। उनके पास तो पैसे थे नहीं, तो पैसे कमाने के लिए उन लोगों ने ओवरसीज ट्रेड करना स्टार्ट किया। वो ट्रेड कुछ भी हो सकता था, वो वुलेंस का, सिल्क का, इन सब का क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, ठीक है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। और जो प्रोफेशनल्स थे वहाँ पे, लॉयर थे, डॉक्टर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भी ये काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्टली क्या था, इसका जो थर्ड पॉइंट है, इस रोल में मिडिल क्लास ने और क्या किया पता है। ये सब करने के लिए मिडिल क्लास को इंस्पायर, मिडिल क्लास को कैसे पता चला कि हम ये सब काम कर सकते हैं, मिडिल क्लास को कैसे पता चला कि लोगों को बाय बर्थ जन्म से सुविधाएं मिलना ज़रूरी अच्छी बात नहीं है। उन्हें अपने काम की वजह से उन्हें प्रिविलेज मिलनी चाहिए, सोसाइटी में एक नाम मिलना चाहिए। ये उन्हें बताए उस वक्त में 18th सेंचुरी के टाइम में बहुत सारे नॉवलिस्ट ने, राइटर्स ने या फिलोसफर्स ने, ठीक है। उन लोगों की बुक्स, जर्नल्स या उनकी बातें सुन के ये लोग इनकरेज होने, उन लोग भी जानने लगे अच्छा हमारे पास भी इंडिविजुअल राइट्स है, वी ऑल कैन डू समथिंग, हम लोग भी मोनार्की से बाहर निकल सकते हैं, हम भी सिटीजन, हमें भी हक उतना ही मिलना चाहिए जितना बाकी ग्रुप्स को मिलता है। तो दीज ऑल दे वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़, जो अलग अलग फिलोसफर्स उस टाइम पे आते थे, उनके आइडियाज़ से, उनके इन्वेंशंस से, उनके नई नई बातों से वो लोग इंस्पायर होने लगे और अपनी चीज़ों को बदलने लगे। और यही बात जो उन्हें फिलोसफर्स बताते थे, उन्हीं बात को वो लोग बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू बाकी जगह फैलाने लगे, ताकि ना सिर्फ वो और भी लोग जो इस चीज़ों से जूझ रहे थे, जो बाकी मोनार्की ग्रुप में थे या फिर डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी में रहते थे, वो भी ये बात जाने और खुद के लिए स्टैंड लें। क्योंकि अगर हम अपने लिए स्टैंड लेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम बैठ के ये सोचेंगे कोई आएगा हमारी हेल्प करने, दैट इज़ नेवर गोना हैपन बच्चों। इफ़ यू वांट समथिंग टू चेंज, बी द फर्स्ट वन टू चेंज। अगर आप कुछ बदलना चाहते हो, सबसे पहले खुद को बदलो, और खुद पहले इंसान बनो उसे बदलने के लिए, किसी का वेट नहीं करना चाहिए, ओके। और इसमें सबसे पहले आता है स्टडीज़। तो अगर बदलना चाहते हो तो पढ़ना शुरू करो, चाहे वो हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, जोग्राफी हो, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम फिलोसफर्स के नॉवेल्स डिस्कस करेंगे और आगे आउटब्रेक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, अगर इसमें आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आए, कोई भी बातें नहीं समझ आए, वीडियोस को दोबारा देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ नॉट, क्वेश्चन आंसर पोर्टल, आप पोर्टल में क्वेश्चन आंसर करो, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन, डोंट वरी, ओके। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड थैंक यू बच्चों।